हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे पीके यानी प्रशांत किशोर के बारे में और उनकी पार्टी जन स्वराज के बारे में। जब से बिहार इलेक्शन 2025 करीब आने लगा है, तब से बिहार में हर पार्टियां, हर राजनीतिक पार्टियां कोई सभा कर रहे हैं तो कोई रैली निकाल रही है। इसी दौरान एक नई पार्टी सामने आई है और इसमें एक सबसे ज्यादा नाम चर्चित है, वो है पीके यानी प्रशांत किशोर का। अब ये जन स्वराज पार्टी या पीके यानी प्रशांत किशोर कहां से आए, क्यों आए या किसके कहने पे आए, इससे किस पार्टी को फायदा है और इससे पहले ये क्या करते थे, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो प्रशांत किशोर के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा और आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसके बारे में आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। और आपको इस बारे में जानना भी जरूरी है, अगर कोई पार्टी आई है तो क्यों आई है, कहां से आई है, किसके कहने पे आई है या किसी को फायदा दिलाने के लिए आई है, ये सारी बात आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसका वो धंधा अब बिहार में वो अपना जो करना चाहे करे ना भाई, उससे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कि आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी? लोगों को जागरूक करना ये बहुत अच्छी चीज है। पीके यानी प्रशांत किशोर भारतीय राजनीतिक में कदम रखने से पहले लगभग 8 वर्षों तक यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम किया करते थे। उन्होंने 2011 में इस काम को छोड़कर राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र में पहले काम करते हुए उसकी सबसे पहले पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बिहार और अफ्रीका में भी काम किया था। पीके यानी प्रशांत किशोर ने अपना राजनीतिक का पहला कदम 2012 के गुजरात इलेक्शन में रखा था और वो 2012 के गुजरात विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजनीतिक सलाहकार रहे थे। चाय पे चर्चा, मंथन और सोशल मीडिया कैंपेन, ये सब बीजेपी के लिए उनकी सलाह का हिस्सा था। Chai Pe Charcha with Namo. How did this idea come about, Prashant? First of all, I don't think this is the best campaign we did until now. It may have the highest recall. Yes, it does have, because of the catchy slogan and then this whole chai wala tag which people associate with Mr. Modi. यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने का सबसे बड़ा क्रेडिट इसे भी जाता है। उस वक्त पीके यानी प्रशांत किशोर बीजेपी का बहुत बड़ा राजनीतिक सलाहकार थे और उसे मोदी संगठन का सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार माना गया था। उन्होंने सीएजी का नींव रखा, जो बाद में आईपैक बनी। प्रशांत किशोर द्वारा सीएजी का निर्माण, फिर उसका आईपैक में बदलना एक राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में हुआ था। प्रशांत किशोर ने 2013 में सीएजी का स्थापना किया था। उसका मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए एक मंच तैयार करना था। सीएजी एक पेशेवर समूह था जिनमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। सीएजी ने चाय पे चर्चा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कई अभिनव रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसने 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने सीएजी को आईपैक में बदल दिया। उन्होंने इस बदलाव का कारण बताया कि वो एक स्थायी और पेशेवर मंच बनाना चाहते थे जो विभिन्न राजनीतिक दलों को उनकी चुनावी रणनीति बनाने में मदद कर सके। आईपैक एक तरह से राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो पार्टियों के उनके चुनाव अभियानों, सार्वजनिक संबंध और जमीनी स्तर पर चुनाव के लिए सेवा प्रदान करती। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर, जन स्वराज वाला प्रशांत का तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना। तो आईपैक उसके बाद कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए 2017 उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। उत्तर प्रदेश 2017 में विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी, लेकिन ये अभियान सफल नहीं रहा था और प्रशांत किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार किया था कि 2017 का यूपी चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ी विफलता। From my side, I can tell you, but I had a bad experience working with Congress in UP. उसी साल पंजाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया था और उस चुनाव में कांग्रेस को सफलता भी मिली थी। उसके अलावा 2022 में भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक संभावित गठबंधन और पार्टी में उनके शामिल होने को लेकर बातचीत हुई थी।
लेकिन ये बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाई थी और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने से मना कर दिया। आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप का स्टेटस को चेंज होना चाहिए। नहीं, उनके फंक्शनिंग का, उनके स्ट्रक्चर का, उनके प्रयासों में स्टेटस को से उनको अलग हटना चाहिए। जो अभी तक वो 15 साल करते रहे, देखिए सुधार होगा कब? जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप में कोई कमी है, आप सुधार करेंगे कैसे? जबकि प्रशांत किशोर ने दक्षिण भारत में मुख्य रूप से 2 पार्टियों के साथ भी काम किया है। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी के लिए 2019 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था। उनकी रणनीति को इस चुनाव में पार्टी के भारी जीत का एक बड़ा कारण माना जाता है। उस जीत के बाद जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। उसके अलावा पीके यानी प्रशांत किशोर ने दक्षिण भारत के कुछ पार्टियों के साथ भी काम किए। तमिलनाडु में 2021 के तमिलनाडु विधानसभा में उन्होंने डीएमके के लिए भी मुख्य सलाहकार के रूप में काम किया था। इस चुनाव में डीएमके को शानदार जीत मिली थी और स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा हाल ही में वो सुपरस्टार विजय द्वारा बनाई गई नई पार्टी में भी शामिल हुए ताकि वह 2026 के तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में इस पार्टी के लिए रणनीति तैयार कर सके। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. अब तक पीके यानी प्रशांत किशोर किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान 2022 से ही बदल गया था। अब वो चाहते थे कि वो खुद की पार्टी बनाए, ना ही किसी पार्टी के लिए सलाहकार के रूप में रहे, ना ही किसी पार्टी के लिए वो काम करे। खुद का एक पार्टी बनाने के लिए उन्होंने 2022 से ही रणनीति शुरू कर दी थी और 2022 से ही उनकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए थी और उन्होंने शुरू की जनस्वराज अभियान और बिहार में उन्होंने 3000 किलोमीटर की पद यात्रा भी की। इससे आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के मौके पर जनस्वराज पार्टी की औपचारिक शुरुआत की और चुनाव आयोग ने उन्हें मान्यता भी दे दी। अब वह 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है, जिनमें 40 सीट महिलाओं के लिए होगी। और उनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? सबसे पहला वो बिहार से शराबबंदी खत्म करेंगे। उसका कहना है कि हर साल इससे बिहार सरकार को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर शराबबंदी खत्म कर दे तो ये पैसे शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर किया जा सकता है। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है। और बिहार में वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रणाली के लिए 5 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। अगर बिहार में विश्व स्तरीय सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। तीसरा, वो पार्टी का खुद नेतृत्व करने के बजाय 25 लोगों की बनाई गई समिति द्वारा किया जाएगा। चौथा, महिलाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उनको सीट ज्यादा से ज्यादा दी जाएगी, यानी हर साल सीट बढ़ाई जाएगी महिलाओं के लिए। ये सारी उनकी चुनावी वादे हैं। तो दोस्तों, ये थी पीके यानी प्रशांत किशोर के बारे में और जनसुराज पार्टी के बारे में पूरी जानकारी। अब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पीके यानी प्रशांत किशोर के बारे में और जनसुराज के बारे में। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज किसी के द्वारा बुलाया गया है बिहार में, या जो खुद आए हैं, या ये भी किसी पार्टी का एक रणनीति है, या इसका वह खुद एक रणनीति है किसी पार्टी को जिताने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।